हाँ, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम आते ही दिमाग में तुरंत कुछ छवियां बनने लगती हैं। मतलब बेहद जटिल कोडिंग, भारी भरकम गणित के फॉर्मूले। हाँ, और कंप्यूटर की काली स्क्रीन पर तेजी से ऊपर की तरफ भागती हुई पाइथन या सी प्लस प्लस की हजारों लाइनें। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये डेटा साइंस की कोई ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जहां सिर्फ कोडिंग के धुरंधर ही कदम रख सकते हैं। आम तौर पर ऐसा ही माना जाता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर इन सब के बिना, मतलब सिर्फ अपने माउस से पॉइंट एंड क्लिक करके कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाया जा सके। ये विचार ही अपने आप में मशीन लर्निंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाला लगता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि डेटा साइंस की दुनिया में कदम रखने वाले नए लोग शुरुआत में ही प्रोग्रामिंग की बारीक गलतियों में उलझ जाते हैं। जैसे कहीं कोई कॉमा छूट गया या कोई ब्रैकेट लगाना भूल गए। बिल्कुल, इन्हीं जटिलताओं में वो इतना उलझ जाते हैं कि मशीन लर्निंग के असली सिद्धांतों और उसके पीछे के गणित को समझ ही नहीं पाते। उनका सारा समय बस कोड को ठीक करने में निकल जाता है। और यहीं पर आज की हमारी ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। आज हम जिस टूल के गहरे विश्लेषण में जाने वाले हैं, उसने इस पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि कोई भी डेटा के पैटर्न्स को समझ सकता है। तो आज का हमारा मुख्य विषय क्या है? आज हम वेका नाम के एक अद्भुत सॉफ्टवेयर का विश्लेषण करेंगे। इस खोज के लिए हमने गूगल फॉर डेवलपर्स, डेटा प्रोफेसर और रंजीत राज के बेहतरीन वीडियो ट्यूटोरियल्स खंगाले हैं। और सिर्फ वीडियो ही नहीं। हाँ, एक बहुत ही शानदार एकेडमिक आर्टिकल भी है, वेका द एकेडमिक गेटवे टू मशीन लर्निंग मास्टरी। इसे भी हमने अपनी इस रिसर्च का हिस्सा बनाया है। इन सभी अलग अलग स्रोतों को एक साथ रखकर देखने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि वेका सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग को लैब से निकालकर आम डेस्कटॉप तक कैसे लाता है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में कौन सा बटन क्या करता है। सही कहा, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि इसके जरिए हम डेटा के व्यवहार, भविष्यवाणी करने के तरीकों और एक्यूरेसी यानी सटीकता के पीछे छुपे हुए असली सच को गहराई से समझें। डेटा कैसे काम करता है, ये समझना कोडिंग से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर के नाम से ही शुरुआत करते हैं, वेका। जब मैंने पहली बार ये नाम पढ़ा तो मुझे लगा शायद ये कोई बहुत ही जटिल तकनीकी शॉर्ट फॉर्म होगा, जैसे कुछ वेब इनेबल नॉलेज वगैरह। आमतौर पे टेक टूल्स के नाम ऐसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन रिसर्च करते हुए एक बहुत ही मजेदार बात पता चली। वेका असल में न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले एक छोटे से पक्षी का नाम है जो उड़ नहीं सकता। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। और इस सॉफ्टवेयर को न्यूजीलैंड की ही यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो के रिसर्चर्स ने बनाया है। और हाँ, इसका एक आधिकारिक तकनीकी पूरा नाम भी रखा गया है, वाइकाटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस। ये नामकरण वाकई काफी अनूठा है। अगर तकनीकी नजरिए से बात करूं तो वेका मुख्य रूप से जावा प्रोग्रामिंग भाषा में बना एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका कोड नहीं है ना? एकदम सही। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जीयूआई है। मतलब कोई काली स्क्रीन नहीं? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टर्मिनल या कमांड लाइन पर कोई कोड नहीं लिखना पड़ता। सामने एक साफ सुथरी विंडो होती है जिसमें बटन्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू और अलग अलग तरह के विजुअल ग्राफ्स होते हैं। जो लोग मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है। हाँ, वेका कोड की उलझनों से बचकर अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा सकते हैं कि कोई खास एल्गोरिदम उनके डेटा के साथ क्या कर रहा है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि क्या इतना आसान होने का मतलब ये है कि यह टूल किसी काम का नहीं है या कमजोर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारी जो वीडियो ट्यूटोरियल्स वाले स्रोत हैं वे बताते हैं कि वेका का अपना एक बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम है। ये सिर्फ एक स्टैंडअलोन टूल नहीं है। हाँ, ये आर, पाइथन और साइकिट लर्न जैसे मशहूर और शक्तिशाली प्रोग्रामिंग टूल्स के साथ भी आसानी से जुड़ सकता है। और डेटा इनपुट की बात करें तो ये ARFF नाम के अपने एक खास डेटा फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। ये ARFF फॉर्मेट सुनने में शायद किसी नए इंसान को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत ही तार्किक है। इसे बस एक्सेल की एक साधारण CSV फाइल की तरह ही समझा जा सकता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। हाँ, वही। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। ARFF फाइल के ऊपरी हिस्से में कुछ मेटा डेटा शामिल होता है। अच्छा, ये मेटा डेटा क्या काम करता है? ये मेटा डेटा असल में एक तरह का परिचय पत्र है। ये सॉफ्टवेयर को पहले ही बता देता है कि फाइल के अंदर किस तरह का डेटा आने वाला है, कौन से कॉलम हैं, उन कॉलम्स में नंबर हैं या शब्द हैं, उनकी रेंज क्या है। तो इससे सॉफ्टवेयर को आसानी होती होगी।
बिल्कुल। इससे सॉफ्टवेयर के लिए उस भारी भरकम डेटा को पढ़ना, समझना और प्रोसेस करना बहुत तेज और आसान हो जाता है। अब जब डेटा को पढ़ने की बात निकली है तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो मशीन लर्निंग की नींव माना जाता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। रंजीत राज के ट्यूटोरियल में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है जिसे सीपीयू डेटा सेट कहते हैं। इस डेटा सेट में कुल 209 इंस्टेंसेस हैं। यानी मान लीजिए 209 अलग-अलग कंप्यूटरों का डेटा है। हाँ, और 7 एट्रीब्यूट्स या कॉलम हैं जो उनकी खासियतें बताते हैं। जब हम इस डेटा के नंबर्स को देखते हैं तो एक अजीब सी चीज नजर आती है। क्या? किसी एक कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सिर्फ 6 है, लेकिन उसी के बगल वाले किसी दूसरे कॉलम में नंबर 1150 तक जा रहे हैं। नंबर्स के बीच जमीन आसमान का अंतर है। और मशीन लर्निंग में यही सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। अगर इस कच्चे डेटा को, जिसमें नंबर्स के बीच इतनी ज्यादा भिन्नता है, सीधे किसी मॉडल को दे दिया जाए तो वो मॉडल पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा। एकदम। मतलब अगर एक वैल्यू 1150 है और दूसरी 6, तो मॉडल सोचेगा कि ये 1150 वाली चीज बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल सही पकड़े। मॉडल गणितीय रूप से उस 1150 वाले एट्रीब्यूट को बहुत ज्यादा महत्व देने लगेगा, भले ही असल जिंदगी में उस 6 वाले एट्रीब्यूट की अहमियत उससे कहीं ज्यादा हो। ये तो गड़बड़ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे डॉलर और रुपए की तुलना सीधे सीधे की जा रही हो, बिना ये जाने कि उनकी असल कीमत क्या है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए वेका में बहुत ही बेहतरीन फिल्टर्स मौजूद हैं। वो कैसे काम करते हैं? यहाँ पर मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन जैसी गणितीय तकनीकों का इस्तेमाल होता है। तो क्या ये नॉर्मलाइजेशन डेटा को बदल देता है? नहीं, ये डेटा के असली अर्थ को नहीं बदलता। नॉर्मलाइजेशन के जरिए पूरे डेटा सेट की सभी वैल्यूज को 0 और 1 के बीच के एक समान स्केल पर ले आया जाता है। अच्छा, तो सब कुछ 0 और 1 के बीच आ जाता है? हाँ, इससे होता यह है कि डेटा के अंदर जो भी उतार चढ़ाव या पैटर्न है वो वैसा ही रहता है, लेकिन सारे वेरिएबल्स एक ही धरातल पर आ जाते हैं। ये तो बहुत तार्किक है। इसके बाद जब मॉडल उस डेटा को पढ़ता है तो वो किसी बड़े नंबर की वजह से पक्षपात नहीं करता, बल्कि हर एट्रीब्यूट को बराबर का मौका देकर सही पैटर्न सीख पाता है। ये तो हुई कंप्यूटर के हार्डवेयर और नंबर्स को सुधारने की बात। लेकिन मशीन लर्निंग का असली रोमांच तब शुरू होता है जब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देने लगता है। बिल्कुल, मेडिकल डेटा के साथ काम करना हमेशा दिलचस्प होता है। हमारे एकेडमिक स्रोत में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी का जिक्र है, डायबिटीज डेटा सेट। इसमें 768 लोगों का मेडिकल डेटा है। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े 9 अलग-अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, उम्र, वजन वगैरह। और लक्ष्य ये है कि मॉडल को ये भविष्यवाणी करनी है कि इनमें से किसे भविष्य में डायबिटीज हो सकता है और किसे नहीं। इस तरह के डेटा सेट पर काम करते हुए वेका के विजुअलाइजेशन टूल्स की असली ताकत सामने आती है। इसमें सिर्फ नंबर्स की स्प्रेडशीट नहीं देखनी पड़ती। हाँ, वो मैंने भी देखा। सॉफ्टवेयर डेटा का एक रंगीन नज़ारा देता है। मैंने उस ट्यूटोरियल में देखा कि जैसे ही प्लाज्मा ग्लूकोज वाले कॉलम पर क्लिक किया जाता है, वेका तुरंत स्क्रीन पर एक हिस्टोग्राम बना देता है। और उस ग्राफ में पैटर्न बहुत ही साफ दिखता है। बिल्कुल। अगर किसी इंसान का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कम है, मान लीजिए 100 से नीचे, तो उस हिस्से में नीले रंग की बहुत ज्यादा भरमार होती है। नीला रंग यहाँ इस बात का संकेत है कि उस इंसान को डायबिटीज होने का खतरा ना के बराबर है। सही बात है। लेकिन जैसे जैसे ग्राफ में दाईं तरफ बढ़ते हैं, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो ग्राफ में अचानक लाल रंग हावी होने लगता है, जो कि सीधा सीधा खतरे की घंटी है। वहीं अगर प्रेगनेंसी की संख्या वाले किसी एट्रीब्यूट का ग्राफ देखा जाए तो उसमें लाल और नीले रंग इस तरह से मिले हुए हैं कि कोई भी स्पष्ट पैटर्न या संबंध दिखाई नहीं देता। और यही वो शुरुआती कदम है जहां एक डेटा साइंटिस्ट को समझ में आने लगता है कि कौन सा एट्रीब्यूट मॉडल के लिए काम का है और कौन सा सिर्फ शोर है, नॉइज है। तो एक बार जब ये समझ आ जाता है, तब क्या करते हैं? तब क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स की तरफ बढ़ा जाता है। वेका में इसके लिए ढेरों विकल्प हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वालों में से एक है J48 डिसीजन ट्री। ये डिसीजन ट्री बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे बचपन में वो 20 सवाल वाला गेम खेलते थे। 20 क्वेश्चंस गेम। हाँ, जहाँ पूछते थे कि क्या वो चीज उड़ सकती है। अगर जवाब हाँ है तो चिड़िया वाले रास्ते पर जाते थे, और अगर नहीं तो जानवर वाले रास्ते पर। एकदम सटीक उदाहरण है। डिसीजन ट्री असल में डेटा से ही ऐसे सवाल बनाना सीखता है। वो सबसे पहले उस एट्रीब्यूट को चुनता है जो डेटा को सबसे अच्छी तरह 2 हिस्सों में बांट सके। जैसे क्या प्लाज्मा ग्लूकोज 127 से ज्यादा है? बिल्कुल। अगर हाँ, तो ट्री की एक शाखा उधर चली जाती है और फिर वो कोई दूसरा सवाल पूछता है
जैसे क्या व्यक्ति की उम्र 35 से ज्यादा है? और इस तरह सवाल दर सवाल वो पूरे डेटा को छांटकर एक नतीजे पर पहुंचता है। सही कहा। और अगर रैंडम फॉरेस्ट की बात करें तो वो ऐसे ही हजारों डिसीजन ट्रीज का एक पूरा जंगल बना लेता है और फिर सारे पेड़ मिलकर वोट करते हैं कि अंतिम नतीजा क्या होना चाहिए। ये सब सुनकर लगता है कि मशीन लर्निंग कभी गलती कर ही नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और यहीं से हम अपनी चर्चा के सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाले हिस्से में प्रवेश करते हैं। इसे 99% एक्यूरेसी का माया जाल कहा जा सकता है। ये बहुत जरूरी विषय है। आमतौर पर जब कोई खबर आती है कि फला AI मॉडल 99% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, तो लगता है कि ये तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन हमारे स्रोत एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो मशीन लर्निंग के प्रति पूरे नजरिए को बदल कर रख देगा। हाँ, ये डेटा साइंस की दुनिया में नए आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा और खतरनाक जाल है। सिर्फ एक्यूरेसी के नंबर पर भरोसा करना कई बार बहुत भारी पड़ सकता है। तो वो उदाहरण कुछ इस तरह है। मान लेते हैं कि एक ऐसी दुर्लभ बीमारी को पहचानने के लिए एक मॉडल बनाया जा रहा है जो दुनिया में 100 में से सिर्फ एक इंसान को होती है, बाकी 99 लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति पाइथन में महज एक लाइन का कोड लिख दे जो कहता हो डिफाइन डायग्नोस रिटर्न हेल्दी, मतलब हमेशा स्वस्थ ही बताएगा। हाँ, इसका मतलब है कि ये अंधा कोड बिना किसी का ब्लड टेस्ट देखे, बिना कोई डेटा परखे हर इंसान को स्वस्थ घोषित कर देगा। तो नतीजा क्या होगा? चूंकि 100 में से 99 लोग असल में स्वस्थ ही हैं, तो ये कोड 99 बार बिल्कुल सही साबित होगा। यानी इस बकवास मॉडल की एक्यूरेसी भी पूरे 99% होगी। लेकिन जो एक इंसान सच में बीमार है, जिसे इलाज की सख्त जरूरत है, ये मॉडल उसे कभी पहचान ही नहीं पाएगा। उसे भी स्वस्थ बताकर घर भेज देगा। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। मेडिकल के नजरिए से देखें तो ये 99% एक्यूरेसी वाला मॉडल पूरी तरह से बेकार और खतरनाक है। तो अगर एक्यूरेसी का नंबर इस तरह से बेवकूफ बना सकता है, तो फिर ये कैसे मापा जाए कि मॉडल सच में काम कर रहा है या नहीं? यहीं पर प्रिसिजन और रिकॉल जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। वेका इन सब की गणना करके सीधे एक रिपोर्ट में दे देता है। ये प्रिसिजन क्या होता है? प्रिसिजन का मतलब यह है कि अगर मॉडल ने कहा कि ये 10 लोग बीमार हैं, तो उन 10 में से असल में कितने लोग सच में बीमार थे। और अगर उन 10 में से सिर्फ 2 ही बीमार थे और 8 स्वस्थ थे, तो मॉडल का प्रिसिजन बहुत खराब है, क्योंकि वो स्वस्थ लोगों को भी बीमार बताकर डरा रहा है। समझ गई। और फिर ये रिकॉल क्या है? रिकॉल का काम ये देखना है कि मॉडल की नजर कितनी तेज है। मान लीजिए पूरी भीड़ में असल में 50 लोग बीमार थे। मॉडल ने उन 50 में से कितनों को ढूंढ निकाला? अगर उसने 50 में से सिर्फ 10 को पकड़ा और 40 को छोड़ दिया, तो मॉडल का रिकॉल बहुत खराब है। वो बीमार लोगों को पहचान ही नहीं पा रहा है। इन दोनों चीजों को एक साथ देखने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स नाम का एक टूल इस्तेमाल होता है। ये कैसा होता है? ये एक छोटा सा टेबल होता है जो बिल्कुल साफ साफ बता देता है कि मॉडल ने कितनी बार सही को सही कहा, गलत को गलत कहा, और सबसे जरूरी बात, उसने कितनी बार बीमार को स्वस्थ कह दिया या स्वस्थ को बीमार कह दिया। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो वाकई हर मॉडल का असली रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन एक और समस्या है जिसका जिक्र डेटा प्रोफेसर ने अपने वीडियो में किया था। कौन सी समस्या? कई बार ऐसा होता है कि जिस डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया जा रहा होता है, उस पर तो वो 84% एक्यूरेसी दिखा देता है, लेकिन जब उसे असली दुनिया के किसी नए डेटा पर टेस्ट किया जाता है, तो एक्यूरेसी अचानक गिरकर 73% या उससे भी नीचे आ जाती है। तकनीकी भाषा में इस समस्या को ओवरफिटिंग कहते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी छात्र ने परीक्षा के लिए एक किताब को बिल्कुल रट लिया है। अगर उस किताब में से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो वो 100% सही जवाब देगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा में उस किताब के बाहर से या थोड़ा घुमाकर सवाल पूछा जाता है, तो वो छात्र फेल हो जाता है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, सिर्फ रट्टा मारा है। मॉडल के साथ भी यही होता है, वो ट्रेनिंग डेटा को रट लेता है। तो इस रट्टा मारने की आदत को कैसे छुड़ाया जाए? मॉडल को कैसे सुधारा जाए? इसका सबसे बेहतरीन और प्रमाणित समाधान है 10-fold क्रॉस वैलिडेशन। वेका सॉफ्टवेयर में जब कोई मॉडल बनाया जाता है तो ये विकल्प पहले से ही डिफॉल्ट रूप से चालू रहता है। ये क्रॉस वैलिडेशन असल में काम कैसे करता है? क्या ये डेटा को कई हिस्सों में बांटता है? बिल्कुल। मान लीजिए 1000 फाइलों का डेटा है। वेका इस पूरे डेटा को 10 बराबर हिस्सों में बांट देगा, हर हिस्से में 100 फाइलें। ठीक है। अब वो पहले 9 हिस्सों यानी 900 फाइलों का उपयोग मॉडल को ट्रेन करने के लिए करेगा, और जो एक हिस्सा बचा है 100 फाइलों का, उस पर मॉडल का टेस्ट लेगा। अच्छा, और फिर?
फिर अगली बार वो टेस्ट के लिए कोई दूसरा हिस्सा चुनेगा और बचे हुए 9 हिस्सों से ट्रेनिंग देगा। यह प्रक्रिया पूरे 10 बार दोहराई जाती है ताकि डेटा का हर एक हिस्सा कम से कम एक बार टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो सके। और अंत में इन सभी 10 टेस्ट के नतीजों का औसत निकाला जाता है। मतलब ये एक ही छात्र के 10 अलग-अलग मॉक टेस्ट लेने जैसा है, जहां हर बार सिलेबस का कुछ हिस्सा छिपा दिया जाता है। इससे जो एक्यूरेसी मिलेगी वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद होगी। बिल्कुल सही। इससे ये गारंटी मिलती है कि मॉडल ने सिर्फ डेटा को रटा नहीं है, बल्कि उसने अंदर के असली पैटर्न्स को समझा है और वो अनदेखे डेटा पर भी सही काम करेगा। ये तो बहुत ही तार्किक और सुरक्षित तरीका है। हाँ, क्रॉस वैलिडेशन बहुत जरूरी है। अब तक तो हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और मेडिकल साइंस की बात की, लेकिन मशीन लर्निंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब एक बहुत ही अलग तरह के डेटा सेट पर चलते हैं जो इंसानी व्यवहार, समाज और राजनीति से जुड़ा है। ये दिलचस्प होने वाला है। हमारे स्रोतों में 1980 के दशक के यूएस कांग्रेस डेटा सेट का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण दिया गया है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये डेटा सेट किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये सिर्फ 1980 के दशक का ऐतिहासिक डेटा है। बिल्कुल, हम ये साफ कर दें कि हमारी इस चर्चा का किसी राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर या मशीन के लिए डेमोक्रेट या रिपब्लिकन सिर्फ ए और बी जैसे 2 लेबल्स हैं, और वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए केवल ऐतिहासिक वोटिंग रिकॉर्ड्स में छिपे गणितीय पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही बात है। तो इस डेटा सेट में दर्ज क्या है? इसमें ये रिकॉर्ड है कि अमेरिका के अलग-अलग नेताओं ने 16 अलग-अलग बिलों या कानूनों पर कैसे वोट किया। मतलब उन्होंने हाँ कहा या ना? हाँ, और इसके आधार पे वेका का मॉडल ये भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है कि वोट करने वाला नेता डेमोक्रेट पार्टी का है या रिपब्लिकन पार्टी का। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ इन हाँ और ना के पैटर्न को देखकर डिसीजन ट्री बहुत ही स्पष्ट नियम बना लेता है। वो कैसे? वह बिना ये जाने कि कौन सा नेता किस पार्टी का है, सिर्फ उनके वोट करने के तरीके से उनकी पार्टी की सटीक भविष्यवाणी कर देता है। ये उदाहरण सुपरवाइज लर्निंग का एक बहुत अच्छा क्लासिक केस है, जहां ऐतिहासिक डेटा में पहले से जवाब मौजूद थे कि कौन सा नेता किस पार्टी का है, और मॉडल को उन्हीं लेबल्स के आधार पर सिखाया गया। तो क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? हाँ, मशीन लर्निंग का एक दूसरा पहलू भी है, जो शायद इससे भी ज्यादा जादुई है। क्या हो अगर डेटा तो हो, लेकिन कोई लेबल या जवाब ना हो। मतलब पता ही ना हो कि क्या ढूंढ रहे हैं। सही, इसे अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। हमारे स्रोतों में इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मौजूद है, सोयाबीन डेटा सेट। यहाँ वेका के एक खास फीचर का इस्तेमाल किया गया है जिसे क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। मान लीजिए सामने एक बड़ा सा बक्सा रखा है जिसमें अलग अलग आकार और रंग के हजारों बटन हैं, और नहीं पता कि वे बटन किसके हैं। तो क्या करेंगे? बस एक जैसे दिखने वाले एक ही रंग और आकार वाले बटनों के अलग अलग ढेर बनाना शुरू कर देंगे। वेका में सिंपल के मीन्स नाम का एक बहुत ही लोकप्रिय एल्गोरिदम ठीक यही काम करता है। जब इसे सोयाबीन के अलग अलग बीमारियों के डेटा पर चलाया गया तो क्या हुआ? बिना ये जाने कि डेटा में कौन सी बीमारी है, इस एल्गोरिदम ने अपनी गणितीय समझ से पूरे डेटा को 2 मुख्य समूहों या क्लस्टर्स में बांट दिया। एक समूह में करीब 38% डेटा इकट्ठा हो गया और दूसरे में 62% डेटा। मतलब ये टूल खुद ब खुद एक जैसी खूबियों वाली चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देता है। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प एल्गोरिदम है जिसका नाम है प्रियोरी। हाँ, प्रायरी एल्गोरिदम। ये एसोसिएशन रूल्स बनाने के काम आता है। ये मूल रूप से ये ढूंढता है कि डेटा में कौन सी चीजें अक्सर एक साथ घटित होती हैं। जैसे सुपरमार्केट का वो मशहूर उदाहरण कि अगर कोई कस्टमर ब्रेड खरीदता है तो बहुत अधिक संभावना है कि वो मक्खन भी खरीदेगा। बिल्कुल सही। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से वेका सिर्फ मशीन लर्निंग सीखने वाले शुरुआती लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स के लिए भी एक बहुत ही भरोसेमंद हथियार बना हुआ है। जो हमारा एकेडमिक स्रोत है वो भी इस बारे में बात करता है। हाँ, वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इसका इस्तेमाल बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डीएनए और जीन एनालिसिस जैसी बेहद जटिल चीजों के लिए किया जा रहा है। और पर्यावरण विज्ञान में भी। हाँ, पर्यावरण विज्ञान में जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट डेटा के बड़े बड़े मॉडल्स बनाने के लिए भी रिसर्चर्स वेका का खूब उपयोग कर रहे हैं। कारण इस्तेमाल करने में इतना आसान लगता है, वो इतने उच्च स्तर के वैज्ञानिक रिसर्च में भी अपना योगदान दे रहा है। सही मायने में ये मशीन लर्निंग को सबके लिए सुलभ बनाता है।
तो आज हमने इस चर्चा में काफी गहराई तक जाकर मशीन लर्निंग के कई पहलुओं को समझा है। चलिए इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। बिल्कुल। आज हमने देखा कि वेका सिर्फ क्लिक करके ग्राफ बनाने वाला कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। ये असल में एक ऐसा पुल है जो डेटा के भारी भरकम शोर और उलझनों के बीच से काम के असली पैटर्न पहचानने की ताकत देता है, वो भी बिना कोडिंग में उलझे। और इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सबक ये निकल कर आता है कि सूचनाओं की इस तेज रफ्तार दुनिया में केवल दावों या नंबर्स पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही नहीं है। मतलब अगर कोई कहे कि मॉडल 99% सटीक है तो तुरंत मान नहीं लेना चाहिए। एकदम सही। प्रभावित होने के बजाय पूछना चाहिए कि उसका संदर्भ क्या है, उसका डेटा सेट कैसा था और सबसे जरूरी उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या कह रहा है। बिना सही संदर्भ के डेटा और नंबर्स सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर सकते हैं। एकदम सटीक निष्कर्ष। अब जब हम अपनी इस विस्तृत चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं तो मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस बातचीत को विराम देना चाहती हूँ। वो क्या है? जरा सोचिए, आज हमने देखा कि कैसे वेका जैसा एक मुफ्त और बेसिक ग्राफिकल टूल महज कुछ ऐतिहासिक हाँ या ना के वोटिंग रिकॉर्ड्स या बेसिक ब्लड टेस्ट के नंबरों के आधार पर किसी इंसान के राजनीतिक झुकाव या उसकी गंभीर बीमारियों की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। साथ इंसानी व्यवहार और शरीर के इतने गहरे राज खोल सकता है। तो जरा कल्पना कीजिए, आज के समय में जो अत्याधुनिक अरबों डॉलर वाले एआई सिस्टम्स हैं जो हर पल हमारे हर एक ब्राउजर क्लिक, हर एक लोकेशन पिंग, हमारी ऑनलाइन खरीदारी और हमारे हर एक छोटे बड़े डिजिटल फुटप्रिंट को लगातार पढ़ और समझ रहे हैं। वो तो बहुत ही विशाल डेटा है। हाँ, तो वे मशीनें हमारे बारे में ऐसे कौन से गहरे और अनदेखे राज निकाल रही होंगी जिनसे शायद हम खुद भी पूरी तरह अनजान हैं? ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और डेटा की इस जादुई दुनिया के पीछे के गणित पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।